असल में रूस की स्पेस एजेंसी के मुखिया का बार बार ऐसे बयान देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी है जो आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी खतरे में डाल सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता। वो स्पेस में पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों का घर है जहां वो रहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसी साइंस लैब है जहां अंतरिक्ष यात्री रिसर्च करते हैं, ऐसी रिसर्च जो धरती पर हम लोगों की जिंदगी के लिए बेहद अहम है। आईएसएस किसी एक देश की जागीर नहीं है, बल्कि अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा मिलकर उसे चलाते हैं, जिसमें अमेरिका और रूस के बिना तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजूद मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आईएसएस दो सेगमेंट में बटा हुआ है। पहला है रूस का सेगमेंट, जिसे रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ऑपरेट करती है। दूसरा है अमेरिका का सेगमेंट, यानी अमेरिका और रूस भले धरती पर जितना लड़ मरे, दोनों को अंतरिक्ष में एक दूसरे की बहुत जरूरत है। दोनों में कोई भी अकेले अपने दम पर आईएसएस को नहीं संभाल सकता। अगर एक ने भी अपना हाथ खींचा तो स्पेस स्टेशन काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सारा काम ही आपसी सहयोग पर टिका है, और रूस उसी सहयोग को खत्म करने की धमकी बार बार दे रहा है। बल्कि रूसी स्पेस एजेंसी तो आईएसएस से रूस वाला हिस्सा अलग करने की धमकी तक दे चुकी है, क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है, तब से आईएसएस को चलाने वाले अमेरिका, कनाडा, यूरोप और जापान जैसे सभी देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसी वजह से पिछले महीने रोसकॉस्मोस ने यह चेतावनी तक दी थी कि उस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश तक हो सकता है, वो जमीन या समंदर में गिर सकता है। रोसकॉस्मोस के मुखिया ने दावा किया था कि प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सर्विसिंग में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से 5 लाख किलो का आईएसएस हादसे का शिकार हो सकता है। अब अगर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 5 लाख किलो का स्पेस स्टेशन ही धरती पर आ धमका, तो सोचिए कि वो कितनी तबाही मचा सकता है। उधर यूक्रेन युद्ध से हुई किरकिरी से रूस में पुतिन के विरोधियों का हौसला बढ़ गया। वो ये दावा करने में जुट गए कि अब पुतिन ज्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं रह पाएंगे। और ये बात कही रूस में विपक्ष के नेता लियोनिद वोल्कोव ने। वोल्कोव ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध से पुतिन की छवि को बड़ा झटका लगा। ऐसे में उन्हें जल्द राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ सकता है। वोल्कोव आईटी स्पेशलिस्ट हैं और इससे पहले भी अपने दांव पेच से वो पुतिन की मुश्किल बढ़ा चुके हैं। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध के बहाने हाथ आए इस मुद्दे को वो यूं ही नहीं गंवाना चाहते। इतना ही नहीं, वोल्कोव का दावा है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों से वहां के कई कारोबारी और दूसरी हस्तियां पुतिन से नाराज हैं, और ऐसे में ये लोग रूस की सत्ता में बदलाव चाहते हैं। इस बीच पुतिन की पलटन के खिलाफ यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के रहने वाले 2 सगे भाई शहीद हो गए, जिन्हें पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविस्क में सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। रूसी हमले में शहीद हुए इन 2 भाइयों की अंतिम यात्रा में यूक्रेन की सेना के जवानों के साथ वहां के सैकड़ों लोग भी शामिल हुए, जिसकी कुछ तस्वीरें इवानो फ्रैंकोविस्क शहर से सामने आई, जिनमें ताबूत में रखे शहीद भाइयों के पार्थिव शरीर यूक्रेन के झंडों से लिपटे दिखे, जबकि सेना के कुछ जवान उनके पार्थिव शरीर को कंधा देते नजर आए। अंतिम विदाई के वक्त वहां मौजूद सेना के कई जवानों की आंखें नम हो गईं, जबकि रूस से आए इन लड़ाकों के परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक बुजुर्ग महिला तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए घुटनों पर बैठ गई। बताया गया कि युद्ध शुरू होते ही ये दोनों भाई रूस से यूक्रेन पहुंच गए थे और पुतिन की सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेन की फौज का हिस्सा बन गए थे। उधर यूक्रेन में रूस के जवानों को मौत के घाट उतारने के कुछ दर्दनाक वीडियो सामने आए, जिन्हें देखकर लगा कि यूक्रेन ने बुचा में हुए नरसंहार का बदला बेरहमी से लिया। हालांकि रूस ने इस नरसंहार के आरोपों से फिर इनकार किया। लेकिन जो वीडियो सामने आए उनमें यह साफ दिखाई दिया कि बुचा का बदला लेने के लिए यूक्रेन के जवानों ने हद पार कर दी। एक वीडियो में कई रूसी सैनिकों के शव जमीन पर पड़े नजर आए, जिन पर यूक्रेन के कुछ जवान भद्दी टिप्पणियां करते दिखे। यही नहीं, इस दौरान एक रूसी सैनिक अपनी आखिरी सांसें लेता भी नजर आया। यूक्रेन के जवानों ने एक के बाद एक 3 बार फायरिंग कर मार गिराया। दावा है कि यह वीडियो बुचा के पास वाले इलाके का है। बुचा ही वो जगह है जहां कुछ दिनों पहले सैकड़ों शव मिले थे। लेकिन अब यूक्रेन ने बुचा का बदला लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वहां से यूक्रेन के सैनिकों की क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया। इसमें वो सड़क से जा रहे रूसी काफिले को निशाना बनाते दिखे। इस दौरान यूक्रेन ने हवाई हमले से रूसी गाड़ियों को निशाना बनाया। इस जोरदार हमले से वहां खड़ी कई गाड़ियों और कुछ इमारतों में आग लग गई। वहीं रूसी सेना में विद्रोह करने वाले सैनिकों पर पुतिन सरकार कड़ी कार्रवाई करने में जुटी है, और पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले कई रूसी सैनिकों को जेल भेज दिया गया। खबर है कि ये वो सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेन पर हमला करने के लिए बेलारूस भेजा गया था, लेकिन इनमें 60 सैनिकों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने से साफ इनकार कर दिया।
जिसके बाद इनमें कई सैनिकों को कायर करार देने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, जबकि कुछ सैनिकों को पुतिन के रक्षा मंत्री ने जेल में डालने का फरमान सुना दिया। उधर यूक्रेन युद्ध में आईफोन का ट्रैकर रूसी सैनिकों के खिलाफ जेलेंस्की की सेना के लिए बड़ा हथियार साबित हुआ। आरोप है कि रूसी सैनिकों ने जंग के दौरान कई जगहों पर लूटपाट की, लेकिन अब यही लूटपाट रूस के सैनिकों के लिए घातक साबित हुई। इसकी वजह है आईफोन और गूगल ट्रैकर, जो जेलेंस्की की सेना को पुतिन की पलटन की हर लोकेशन बताते हैं। दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे यूक्रेन के लोगों ने आईफोन के इस ट्रैकर का इस्तेमाल किया, जिससे उनको समय से पता चल गया कि रूसी सेना कहां मूवमेंट कर रही है। दरअसल रूस की सेना जब कुछ इलाकों पर कब्जा कर रही थी, उस समय उसने नागरिकों के आईफोन भी छीन लिए। उसके बाद वो जहां जाते थे उसकी जानकारी उन लोगों तक पहुंच जाती थी जो लोग ये फोन इस्तेमाल करते थे, और उन लोगों ने ये जानकारी अपनी सेना को दे दी, जिससे रूस की सेना की लोकेशन यूक्रेन की सेना को पता चल गई। इतना ही नहीं, इन ट्रैकर से यह भी पता चला कि रूस के जवानों ने यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस में कहां-कहां डेरा डाला। असल में बेलारूस इस युद्ध में रूस के साथ है और पुतिन की सेना इस जंग में उसकी जमीन का भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस तकनीक ने उसके प्लान की पोल खोल कर रख दी। इस बीच रूस की बिछाई बारूदी सुरंगों को ढूंढकर नाकाम करने के लिए यूक्रेन की सेना ने खोजी कुत्तों का सहारा लिया। बताया गया इसकी मदद से यूक्रेन ने जमीन के अंदर छिपाए गए रूस के बारूदी जाल को ढूंढकर उसे तबाह कर दिया। और इसमें मदद की उनकी स्पेशल फोर्स ने, जिसमें खोजी कुत्ते शामिल थे। ये कुत्ते उन इलाकों में छोड़ दिए गए जहां बारूदी सुरंग होने की आशंका जताई गई। इसके बाद एक जवान बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलता गया। जहां कुत्ते को बारूद की गंध आई, उसने वहां मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां एक मशीन की मदद से यूक्रेन के जवान ने बारूद की तलाशी ली और विस्फोटक बरामद किया। बताया गया कि इस दस्ते की मदद से यूक्रेन में अब तक करीब 90 बारूदी सुरंगों की जानकारी हासिल की जा चुकी है। खेरसोन के पास यूक्रेन ने निशाना लगाकर रूस के टैंकों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। बताया गया कि रूसी सेना की यह टुकड़ी यूक्रेन में तबाही मचाने की तैयारी में थी। इससे पहले कि वो खेरसोन में दाखिल हो पाते, यूक्रेन ने उन पर हमला बोल दिया और शहर के बाहर मौजूद उनके काफिले पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पहली मिसाइल का निशाना चूका, लेकिन जब तक रूसी सैनिक संभल पाते तब तक अगली मिसाइल एकदम टारगेट पर लगी, जिसकी वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ। हमला होते ही सारे टैंक वहां से भागने की फिराक में जुट गए। हालांकि यूक्रेन के जवानों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन पर दनादन मिसाइलें बरसाते गए। इस बीच यूक्रेन की मीडिया ने राष्ट्रपति जेलेंस्की और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के बास्केटबॉल खेलने के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। इसमें जेलेंस्की तो एक ही बार में बॉल को बास्केट के अंदर पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन चेचन कमांडर रमजान कादिरोव कई कोशिश के बाद भी नाकाम रहे। ऐसे में फिसड्डी साबित होने पर यूक्रेन की मीडिया ने कादिरोव का मजाक उड़ाया, जबकि एक बार में बॉल को बास्केट में पहुंचाने वाले जेलेंस्की को उनके देश की मीडिया ने हीरो की तरह पेश किया। हालांकि दोनों ने साथ में कभी कोई मैच नहीं खेला, लेकिन इस पुराने वीडियो में जेलेंस्की का पलड़ा भारी दिखाने की कोशिश की गई। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी इस वीडियो में रमजान कादिरोव बास्केटबॉल कोर्ट में खिलाड़ियों से घिरे दिखे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उन्हें इस खेल में हाथ आजमाने को कहा, लेकिन जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले कादिरोव बास्केटबॉल कोर्ट में जीरो साबित हुए। इस दौरान उन्हें 4 से ज्यादा बार बॉल को बास्केट के अंदर पहुंचाने के मौके मिले, मगर हर बार नाकामी ही उनके हाथ लगी। आखिर में उन्होंने बास्केटबॉल को लात मारकर कोर्ट से बाहर पहुंचा दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उनकी शान में तालियां पीटते नजर आए। उधर जर्मनी ने दावा किया कि बुचा नरसंहार में पुतिन की पलटन के साथ खूंखार वैगनर ग्रुप के हत्यारे भी शामिल थे, जिन्होंने बुचा शहर में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और उस शहर को कब्रगाह में तब्दील कर दिया। लेकिन भाड़े के हथियारों से मासूम लोगों की हत्या करवाने की पुतिन की साजिश बेनकाब हो गई। जर्मनी का दावा है कि उसने रूस के 2 सैनिकों की बातचीत को रिकॉर्ड किया, जो बुचा नरसंहार में वैगनर ग्रुप के हत्यारों के शामिल होने की बात कर रहे थे। हालांकि रूस के सैनिकों की बातचीत का ऑडियो अब तक सामने नहीं आया। नरसंहार में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस नरसंहार के पीछे वैगनर ग्रुप का हाथ होने की बात सामने आई है। वैगनर ग्रुप पूरी दुनिया में बर्बर तरीके से कत्लेआम के लिए जाना जाता है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि बुचा में 400 से ज्यादा मासूम लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी निशानियां बुचा शहर के हर कोने में मौजूद हैं। यही नहीं, यूक्रेन ने तो यह भी दावा किया कि बुचा की बर्बादी के पीछे रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप का भी हाथ है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के ऐसे वफादार भाड़े के हत्यारे हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और भाड़े के इन हत्यारों को युद्ध से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने का ऑर्डर दे दिया था।
दावा है कि यूक्रेन युद्ध से पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन के ये खूंखार हत्यारे उसमें शामिल रहे। ये वही वैगनर ग्रुप है जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश का आरोप लगा था और दावा किया गया था कि जेलेंस्की को मारने के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे गए थे जो वैगनर ग्रुप से थे। लेकिन अब बुचा नरसंहार में भी इसी ग्रुप के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं लुहांस्क के एक इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। रूसी बमबारी से लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और तहखानों में छिपे दिखे और कई लोग तो मिसाइल हमले के बीच जान बचाकर भागते नजर आए। रूसी फौज ने शहर पर इतने बम बरसाए कि कई इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गई। कुछ बिल्डिंगों से तो धुआं भी निकलता दिखा। हमले में कई घरों की खिड़कियां भी टूट गईं और उनका मलबा चारों तरफ बिखरा नजर आया। सामने आई तस्वीरों में बमबारी के बीच कई पुलिसकर्मी स्कूलों और दूसरी जगहों पर लोगों की तलाश करते दिखे और जैसे ही उन्हें वो मिले उन्होंने उनको खाने पीने का सामान दिया, जिसके बाद कई लोग तो खाना पकाते हुए भी नजर आए। बमबारी के बीच डरे सहमे लोग मदद पाकर खुश दिखे, लेकिन वो वापस बंकरों में छिप गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें समझाकर बाहर निकाला और सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए तैयार किया। उधर यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूस की बमबारी के बाद कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। रूसी फौज ने कीव, चेर्निव, मारियोपोल में टारगेट कर कई हमले किए, जिसमें यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। सामने आई तस्वीर में चेर्निव शहर के कई इलाके तबाह दिखे। चारों तरफ टूटी इमारतें और दूर तक सिर्फ मलबा ही दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो पहले कभी कोई यहाँ रहा ही ना हो। ज्यादातर नुकसान छोटे और लकड़ी से बने घरों को हुआ। यही नहीं, कई ऊंची बिल्डिंगें भी बमबारी के बाद बर्बाद हो गई। Світу, води, тепла як справляться. दावा किया गया कि रूस ने धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी बम बरसाए। सामने आई तस्वीरों में एक चर्च के अंदर सिर्फ मलबा ही दिखाई दिया। और ऐसी ही तबाही की कुछ और तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव और मारियोपोल शहर से सामने आई, जिसमें कीव के कुछ इलाके रूसी हमले के बाद बर्बाद नजर आए। रूसी फौज के हमले इतने जोरदार थे कि कई इमारतें जल गईं। वहीं कुछ बिल्डिंग तो झुकी हुई भी दिखी। यही नहीं, सड़क पर गोला बारूद का ढेर नजर आया और यूक्रेन के फौजी गश्त करते दिखे। कुछ जवानों ने हथियारों का मलबा भी साफ किया और जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर सकते थे उन्हें साथ ले गए। वहीं मारियोपोल में भी रूस के हमले के बाद तबाही का मंजर दिखा। चारों तरफ मलबा और टूटी हुई इमारतें नजर आईं। रूसी गोलाबारी के बीच शहर के लोग संघर्ष करते दिखे। हमले के खतरे के बावजूद कई लोग शहर लौटे और अपने घरों की हालत देखी। इस बीच यूक्रेन के इवांकीव शहर में पुतिन के जवानों की बर्बरता से बचने के लिए महिलाओं को अपने बाल कटवाने पड़े और दावा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो अपने बाल कटवाने के बाद सुंदर ना दिख सकें, जिससे रूसी सैनिकों की नजर उन पर ना पड़े और उनकी इज्जत बची रहे। क्योंकि आरोप है कि पुतिन की सेना के कुछ जवानों ने कीव के पास बसे इस शहर में 2 नाबालिग लड़कियों का बलात्कार किया। इस शहर की डिप्टी मेयर का दावा है कि रूसी सैनिकों ने उन लड़कियों के बाल पकड़कर उन्हें एक बंकर से बाहर खींचा था जहां वो छिपकर बैठी थी। इवांकीव शहर पर 35 दिनों तक कब्जा करने के बाद हाल ही में रूसी सेना वहां से पीछे हटी है। वहीं रूस के गैस और तेल ने यूरोप को एक बार फिर पुतिन की ताकत का एहसास करवा दिया, खास तौर पर तब जब यूरोपियन यूनियन के एक अधिकारी ने यूरोप की संसद में बोलते हुए यूरोप के तमाम देशों को आईना दिखा दिया और उन्होंने दावा किया कि रूस रोजाना करीब 1 बिलियन यूरो अकेले यूरोप से कमा रहा है। 1 बिलियन यूरो का मतलब है भारतीय रुपयों में 8,000 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी बड़ी रकम साल या महीने की नहीं बल्कि रूस की केवल एक दिन की कमाई बताई गई, वो भी सिर्फ तेल और गैस बेचकर, और वो भी अकेले यूरोप से। यह आंकड़ा तब है जब यूरोप के देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ देश तो गैस और तेल के इंपोर्ट पर लगाम लगाने के भी दावे कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की संसद में जब यह आंकड़ा बताया गया तो साफ हो गया कि यूरोप से रूस पर लगे प्रतिबंध केवल हवाई हैं। मतलब ये कि यूरोप के नेता रूस पर प्रतिबंधों का केवल दिखावा कर रहे हैं और दावा है कि यही बात यूरोप की संसद में कही भी गई। दावा किया गया कि यूरोप से कमाए गए पैसों का ही इस्तेमाल शायद रूस की तरफ से जंग में हो रहा है। हालांकि पता यह भी चला है कि रूस के तेल और गैस पर निर्भरता कम करने का प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन की संसद में जंग से काफी पहले लाया गया था। जनवरी में ही इस पर फैसला किया जाना था, लेकिन उस वक्त जर्मनी ने बैन के प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया था। और अब कई देश अपने अपने स्तर पर रूस पर निर्भरता कम करने की दुहाई दे रहे हैं। हालांकि आंकड़े साफ कर रहे हैं कि रूस पर यूरोप के लिए निर्भरता कम करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन तेल और गैस के खेल के बीच यूरोप के कुछ देशों ने कोयले पर एक बड़ा फैसला लिया। दावा है कि यूरोप के 27 देशों ने रूस से कोयले का इंपोर्ट बंद करने का फैसला किया है। यूरोप को कोयला एक्सपोर्ट करने से रूस को सालाना 4 बिलियन यूरो यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है।
हालांकि तेल और गैस के कारोबार के सामने कोयले के एक्सपोर्ट का आंकड़ा कुछ भी नहीं। मतलब ये कि तेल और गैस के मुकाबले कोयले का धंधा 1% से भी कम है। लेकिन कोयले का इंपोर्ट बंद कर यूरोप दुनिया को यह बताना चाहता है कि वो रूस पर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि रूस पर कार्रवाई के लिए यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने एकजुटता जरूर दिखाई, कुछ अहम फैसले भी लिए गए। दावा है कि यूरोप से रूस को होने वाला एक्सपोर्ट भी बंद किया जाएगा। ऐसा बहुत सा सामान है जो यूरोप के देश रूस भेजते रहे हैं। ये कारोबार करीब 10 बिलियन यूरो सालाना का है, मतलब रुपयों में 80,000 करोड़ सालाना से भी ज्यादा का। इसमें सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर से जुड़ी कुछ तकनीक शामिल हैं। इसके अलावा बिजली का सामान भी यूरोप के देश रूस भेजते रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली कुछ गाड़ियां भी यूरोप में बनती हैं जो रूस पहुंचती रही हैं। दावा यह है कि यूरोप के देश मिलकर रूस के साथ कारोबार से जुड़ी हर उस डील को रद्द करना चाहते हैं जिसके बिना काम चल सकता है। केवल तेल और गैस से जुड़े सौदे ही यूरोप की दुखती रग है, जिन पर चाहकर भी यूरोप के देश बैन लगाने में नाकाम है। इस बीच रूस ने माफ कीजिएगा आरोप लगाया कि युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए सैनिकों की अदला बदली में यूक्रेन ने अड़ंगा लगा दिया, जिसकी जानकारी बाकायदा रूस की राजधानी मॉस्को से उनके रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने दी और पुराने समझौते को तोड़ने का आरोप यूक्रेन पर लगाया, जिसके तहत युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए सैनिकों को लौटाने पर दोनों देशों ने सहमति जताई थी। Список заявленных к обмену в количестве 251 военнослужащего. रूस ने दावा किया कि वादे के मुताबिक यूक्रेन को रूसी जवानों की 251 टुकड़ियां लौटानी थी, लेकिन तय वक्त से ठीक 24 घंटे पहले उसने उनमें 38 सैन्य अधिकारियों को लौटाने से मना कर दिया और तो और इसके पीछे की वजह बताने से भी इनकार कर दिया।